Good afternoon, everyone. Yeah. Good afternoon. Today's topic of our Saturday learning session is long-term capital gain on sale of land and building. First of all, we will understand what is capital gain. For a capital gain to arise, there must be three conditions to be met. First is there should be a capital asset, and second, transfer of capital asset, and third, gain or loss. What is a capital asset? A capital asset is any kind of property held by a person, uh, such as land and building, shares and securities, गोल्ड सिल्वर एंड ज्वेलरी एटसेट्रा। पर कुछ एसेट ऐसे भी हैं जो कि कैपिटल असेट्स में इंक्लूड नहीं होते हैं, जैसे कि स्टॉक इन ट्रेड, जो कि हम डे टू डे बिजनेस में सेल करते हैं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और पर्सनल मूवेबल असेट्स सच एज आर मोबाइल फोन एंड लैपटॉप्स, एक्सेप्ट ज्वेलरी। ज्वेलरी कैपिटल असेट में इंक्लूड होगी। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। ट्रांसफर मतलब हम राइट्स और ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे कि सेल या एक्सचेंज, ये सब आता है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स में। फिर जब हम कैपिटल एसेट ट्रांसफर करेंगे तो हमारा गेन या लॉस अराइज होगा। तो गेन दो टाइप्स का हो सकता है, लॉन्ग टर्म गेन या शॉर्ट शॉर्ट टर्म गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये डिसाइड करने के लिए कि गेन का नेचर क्या है, हम देखेंगे कि पीरियड ऑफ होल्डिंग हमारा क्या था सेल करने के पहले। शेयर्स के केस में अगर हमने 12 मंथ्स शेयर्स के केस में अगर हम 12 मंथ्स से कम के पीरियड होल्ड करके तब बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन अराइज होगा। अगर 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करने के बाद सेल करते हैं तो लॉन्ग टर्म गेन होगा। लेकिन प्रॉपर्टी के केस में मिनिमम लिमिट लॉन्ग टर्म गेन के लिए 24 मंथ्स है। अगर हम 24 मंथ्स या उससे ज्यादा के लिए होल्ड करते हैं, उसके बाद सेल करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और उससे पहले कर देंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है दो रेट पे। शेयर्स के लिए 20%, और अदर देन शेयर्स कोई भी नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से होता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स के केस में 12.5% पे टैक्सेबल है, और प्रॉपर्टी के केस में दो रेट हैं, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन एंड 20% विद इंडेक्सेशन। We will further understand this with the help of some examples. Now I'll transfer this session to Khushi ji. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हमारे पास दो रेट्स हैं डिसाइड करने के लिए कि किस टाइम पे कौन से रेट से हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा। फर्स्ट है 12.5%, जहां पे हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है और लोअर रेट पे हम लोग अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं। और 20% जहां पे हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा है लेकिन हाइयर रेट पे हम अपना टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडेक्सेशन क्या होता है? इंडेक्सेशन मीन्स कि जिस टाइम पे हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी उस टाइम की वैल्यू, अगर वही प्रॉपर्टी आज हम परचेज करते तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो, पहले हम उस टाइम की वैल्यू को आज की डेट पे प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमने जो बेचा है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही हमारा गेन होगा। उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना 20% वाला टैक्स स्लैब रेट लगाएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी उसी प्रॉपर्टी को मिलेगा जो प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज की गई थी। जो प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के बाद परचेज की गई है वहां पे सिंगल रेट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, वो है 12.5%। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर बी है, उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की थी जून 2012 में, और आज वो आज के डेट में जुलाई 2026 में प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो प्रॉपर्टी उनकी 23 जुलाई 2024 के पहले परचेज की गई है। तो इस केस में उनके पास इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्लेम करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे उनके पास दोनों ऑप्शन है कि वो किस रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो लोअर लिमिट होगी वही उनके लिए बेनिफिशियल। और इंडेक्सेशन का बेनिफिट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही अलाउड है, अदर देन किसी को अलाउड नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमने प्रॉपर्टी परचेज की है 15 अगस्त 2024 को, मीन्स 23 जुलाई 2024 के बाद। और अगर हम उसे आगे चल के इन फ्यूचर 2027 में सेल करते हैं तो इस केस में हमारे पास इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्लेम करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। यहाँ पे हम डायरेक्ट 12.5% पे ही गेन को कैलकुलेट करेंगे।
एक एग्जांपल और है हमारे पास इस पे। मान लीजिए कि प्रॉपर्टी हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से ही चली आ रही, 1960 या 1970s के टाइम से ही, और आज की डेट में हम प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। हमने 1960 में परचेज की थी 30,000 रुपीज की, और आज हम उसे बेचने जा रहे हैं तो 60 लाख रुपीज की है। तो गेन का अमाउंट हमारा बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसके हिसाब से हमारा टैक्स भी बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2001 को जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना गेन कैलकुलेट करेंगे। और इस केस में भी हमारे पास इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट अलाउड है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज टीडीएस और सेल ऑफ प्रॉपर्टी। जब भी कोई सेलर प्रॉपर्टी बेचेगा तो जो बायर है वो सेलर को फुल अमाउंट पे नहीं करता है, 1% टीडीएस डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट उसको डिपॉजिट करता है, बट वो भी 1% अमाउंट डिडक्ट करता है। और एनआरआई के केस में सिचुएशन अलग है। वहां एनआरआई के लिए हाइयर रेट ऑफ टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, लाइक 15% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, और 195 सेक्शन है उसका। थैंक यू। Thank you.